10+2 पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है पुराना वाला, उसे एनालाइज करते हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी होंगे लेक्चर 10+2 के लिए। तो ये मेरी एक अटेम्प्ट होगी आप सब के लिए इस सिलेबस को, जो कि पॉसिबिलिटी है सिलेबस की, ये सिलेबस रिपीट हो सकता है। तो चलें इस सिलेबस को एनालाइज करते हैं। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है 10+2। मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है यहाँ पे कि बहुत डिटेल्ड वे में सिलेबस है और बहुत डिफाइंड वे में सिलेबस है और बहुत लंबा सिलेबस है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी, ये देखें, ये बहुत इसको मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ, काफ़ी लंबा सिलेबस है। लेकिन चलें फिर भी एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको ऊपर ऊपर से एक आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है। बहुत सारे यूनिट्स हैं और बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं उनके। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस फॉर लेक्चरर 10+2 पॉलिटिकल साइंस, ये पुराने वाला जो सिलेबस है, ये उसकी बात हो रही है, जो कि पुराने वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया था। तो सेक्शन ए में 3 यूनिट्स हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को ये कवर करेगा। और यूनिट 1 जो है, यहाँ पे पॉलिटिकल थॉट ऑफ प्लेटो, ख़ासकर रिपब्लिक जो उसकी बुक है उस पर फोकस है। और पॉलिटिकल थॉट ऑफ अरिस्टोटल, उसकी पॉलिटिक्स पे फोकस होगा। और अरिस्टोटल साहब का जो मेथड है किस तरीके से, उसके ऊपर फोकस होगा। तो यूनिट 1 हमारा ये था। यूनिट 2 में थॉमस हॉब्स, आप देखें यहाँ पे सीधा इनलाइटनमेंट पे पहुँच गए हैं। ये वाला जो है ये पुराने वाला है, और यानी पुराने थिंकर्स, और ये जो है ये नए रेनेसेंस के बाद जो थिंकर्स आए हैं, खासकर इनलाइटनमेंट के जो थिंकर्स वेस्टर्न यूरोप में, जो पॉलिटिकल साइंस एज आ डोमेन या एज अ सब्जेक्ट सामने आया, उनकी बात हो रही है। तो थॉमस हॉब्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और जो लॉक साहब की, जॉन लॉक, और उसके बाद रूजो। तो 3 ये हो गई, यानी कि सेकंड यूनिट आपका कंप्लीट हो गया। अब थर्ड यूनिट जो है वो हेगेल और कार्ल मार्क्स। तो ये दोनों जो भाई हैं, इनके ऊपर फोकस होगा। मैं भाई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के ये दोनों बंदे स्कूल ऑफ थॉट से ही आते हैं, सेम स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं। ओके, सो जल्दी से नेक्स्ट वाला कवर करने की कोशिश करते हैं। इसमें बी जो है, इसमें नेचर, डेवलपमेंट एंड अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जम्मू यूनिवर्सिटी में जो फोकस किया जाता है उसके ऊपर। और थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कश्मीर यूनिवर्सिटी। ये क्या लिखा है इसके बारे में मैं उतना डिटेल में नहीं जानता हूँ, क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी का मुझे समझ नहीं आया है। आई थिंक मे बी वहाँ पे ऐसे कोर्सेज जो हैं वो डिज़ाइन किए गए होंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट फिर ये जो यूनिट है, ये आता है नेचर, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ डिसिप्लिन। यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो नेचर एंड स्कोप है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एज अ डिसिप्लिन, उसकी स्कोप कितनी है उसके ऊपर फोकस हो रहा है। एंड द ग्रेट डिबेट, अब इसमें क्या है, क्लासिकल एंड द साइंटिफिक। अब ये देखें जी, हेडले बुल वर्सेस मॉर्टन कैप्लन के को इन्होंने वर्सेस करके यहाँ पे लिखा है, यानी कि इन दोनों को आपने कंपेयर करना है। फिर है नॉर्मेटिव एंड रियलिस्ट अप्रोचेस टू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और फोर्थ है थ्योरीज ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सिस्टम्स थ्योरी एंड डिसीजन मेकिंग। चलें जी, थर्ड यूनिट, द कंसेप्ट ऑफ द पावर इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। पावर का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर फोकस है। इसमें जो है नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट एंड फॉरेन पॉलिसी किसी भी मुल्क की, ये इंटरनेशनल कंसेप्ट जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। और एलिमेंट्स ऑफ द नेशनल पावर, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल नेशनल पावर, जिस तरीके से सॉफ्ट पावर हो सकता है, जैसे इंडिया एज अ बुद्धिज़्म को सॉफ्ट पावर यूज़ कर सकता है, योगा को करता है, सेम। इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, जो कि पूरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, पावर एंड द इंटरडिपेंडेंस। ओके, तो ये 4 हमने कंप्लीट कर लिए। लेट्स मूव ऑन टू यूनिट 3, जिसमें है मैनेजमेंट ऑफ पावर। इसके ऊपर फोकस है। एन अप्रोच टू पीस इन द इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर फोकस है इसमें, किस तरीके से पावर को मैनेज करते हुए इंटरनेशनल पीस। तो बैलेंस ऑफ, सॉरी फॉर दैट, बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर इसका मीनिंग क्या है, टेक्निक्स, रेलिवेंस, जनरल एवेल्यूशन इसकी आपको करनी है। एंड कंसेप्ट ऑफ पावर, पावर वैक्यूम, इसके ऊपर फोकस है। और सेकंड नंबर पे है कलेक्टिव स्क्रूटनी, मीनिंग, डिस्टिंक्शन फ्रॉम कलेक्टिव डिफेंस, रिक्वायरमेंट्स एंड द प्री रिक्विजिट्स। फिर कलेक्टिव सिक्योरिटी अंडर द यूएन कैरेक्टर एंड जनरल एवेल्यूशन। चलें जी, अब इसके बाद
disarmament and control, major efforts within and outside UN since World War II. ओके, और उसके बाद कंसेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस, बैलेंस ऑफ टेरर एंड MAD. उसके बाद ये लिखा है जी कोल्ड वार फेज़ 1 को आपने कवर करना है. इसमें फिर कोल्ड वार फेज़ 1, उसके बाद आई थिंक यहाँ पे डिटरेंस लिखना चाह रहे हैं ये, और उसके बाद कोल्ड वार फेज़ 2, और हो सकता है न्यू डिटेंट. I don't know what's this because I don't have political science as my background, but since I am helping you guys तो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, although कुछ चीज़ों के बारे में मुझे पता है. उसके बाद यूनिट 4, इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, डीकोलोनाइजेशन एंड द इमर्जिंग ऑफ थर्ड वर्ल्ड, इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल सिस्टम. उसके बाद न्यू कोलोनाइजेशन, मीनिंग एंड नेचर, जिस तरीके से MNCs दुनिया को जाके कोलोनाइज कर रही हैं आज की दुनिया में, उसके ऊपर फोकस. पॉलिटिक्स ऑफ फॉरेन एड, जैसे NGOs के थ्रू बहुत सारे मुल्कों को कंट्रोल किया जाता है उनकी पॉलिसीज़ को. रोल ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं क्योंकि ट्रेडिंग और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के थ्रू. फिर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, उसकी नीड, नेचर एंड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं. उसके बाद रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके ऊपर SAARC के ऊपर फोकस किया गया है. थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये आ गया जी सेकंड वाला जो पार्ट है इसका, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. यूनिट 1, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आफ्टर वर्ल्ड वार 2, जिसमें USSR और US का जो राइवल सेंटर ऑफ पावर है इसके ऊपर फोकस है. द कोल्ड वार पीरियड, USA और USSR के बीच में. द मिलिट्री अलाइंसेस, जैसे NATO है, वार्सा पैक्ट है, तो इनके ऊपर फोकस है. ओके, अब इसके बाद हम मूव करते हैं द UN सिस्टम. इसके ऊपर UN के ऊपर सिस्टम है जिसमें डीकोलोनाइजेशन एंड रिजर्जेंस ऑफ द थर्ड वर्ल्ड, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से सामने आए. और उसके बाद बैंडंग कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइनमेंट, जिसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल था. न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो डेवलपिंग नेशंस अभी भी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर दुनिया में आना चाहिए. द नॉर्थ साउथ एंड द साउथ साउथ डायलॉग, यानी कि वेस्ट वर्सेस ग्लोबल साउथ एंड साउथ साउथ, यानी कि विद इन साउथ के अंदर जो भी कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग, उनके अंदर जो डायलॉग्स हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस है. काफ़ी लंबा सिलेबस है इनफैक्ट. यूनिट 2, इंटरनेशनल सिस्टम, जिसके अंदर बाईपोलैरिटी क्या है, डेटेंटे, क्या पढ़ते हैं इसको, डेटेंटे, ओके. मल्टीपोलैरिटी, रिजर्जेंस ऑफ यूरोप एंड द जापान आर्म्स सेंटर. उसके बाद मेयर्स, SALT नेगोशिएशंस, NPT, रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन, जो कि 1989 के बाद हुआ. कोलैप्सिस ऑफ द सोशलिस्ट ब्लॉक एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि जब सोवियत यूनियन टूटा था तो उसके बाद जो बाईपोलैरिटी थी ना दुनिया की, तो वो कहीं ना कहीं दोबारा से अमेरिका सुपर पावर बना, और उसके बाद जितने भी सोशलिस्ट ब्लॉक के बनने के बाद डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ पावर स्ट्रक्चर्स के अंदर सामने आए, उसके ऊपर फोकस है. तो अब यूनिट 3 की बात करते हैं, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, रियलिस्ट सिस्टम्स, डिसीजन मेकिंग एंड गेम थ्योरी. उसके बाद लेनिन्स थ्योरी ऑफ इम्पीरियलिज्म एंड थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी, थ्योरीज ऑफ डिपेंडेंसी एंड द अंडर डेवलपमेंट, ठीक है. और उसके बाद न्यो कॉलोनियलिज्म, जो कि हमने इसकी आई थिंक पहले भी बात कर ली है. ग्लोबलाइजेशन एज अ न्यू ट्रेंड एंड पॉलिटिकल हेजेमनी, जिस तरीके से US ने पूरी दुनिया पे अगर अभी देखें तो जिस तरीके से US की हेजेमनी है, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर वो ऑपरेट करती है. ओके, अब यूनिट 4, कंसेप्ट ऑफ नेशनल पावर, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर. अब नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है. रोल ऑफ आइडियोलॉजी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जिस तरीके से कैपिटलिस्ट एक आइडियोलॉजी हो सकती है, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी हो सकती है, वगैरह वगैरह. इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, जो इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर में ये दोनों चीज़ें रोल प्ले करती हैं, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, उसके ऊपर फोकस है. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इश्यूज एंड पर्सपेक्टिव्स, तो किस तरीके से नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात आती है. आपने देखा होगा, मैंने नोट किया कि ये कुछ चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं.
पीछे भी एक बार ये आ चुका है। न्यू थ्रस्ट ऑन इंटरनेशनल कॉपरेशंस एंड द इमरजेंस ऑफ IGOS, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद स्पेशल रेफरेंस। तो आप यहाँ पे देखें जी, सार को इन्होंने कवर करके दोबारा से इन्होंने कवर यहाँ पे कर लिया है। UNO चेंजिंग रोल, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, SAARC, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक यानी कि कंट्रीज़ जो है, और ASEAN आशियान जो है। अब ये हो गए हमारे एक किस्म से थ्योरी वाला, और जो कुछ जो था वो डिटेल्ड वेस्ट के ऊपर और जो डिफरेंट तरीके के हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऊपर। अब C वाला जो है वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आपने देखा होगा A और B हमने कवर कर लिया है। तो अब हम फोकस करते हैं C पे, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो C को कवर करके फिर मैं नेक्स्ट D जो है उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट वीडियो का मैं डाल देता हूँ। आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, तो चलते हैं वेयर इज़ ओवर C पार्ट। यस, अब आ जाते हैं हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ऊपर। इंडियन रेनेसेंस, इसको रेनेसे भी बोलते हैं, रेनेसेंस भी बोलते हैं, तो आप कोई कुछ भी बोल सकते हैं। नेचर एंड द कैरेक्टर विद स्पेशल रेफरेंस टू राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। दिस इज़ नथिंग बट यू नीड टू कवर ऑल दीज 4 मूवमेंट्स, दैट्स इट। ओके, जिसको यहाँ पे इंडियन रेनेसे बोला गया है। सेकेंड फेज़ जो आता है इंडियन रेडिकलिज्म, उसके अंदर क्या है? राइज एंड द ग्रोथ ऑफ रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया, फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस। अब ये देख लेते हैं यहाँ पे इंडियन रेडिकलिज्म, यानी कि जो भी वहाँ पे फोकस हो रहा है यहाँ पे अरबिंदो घोष की और तिलक की फ़िलासफ़ी के ऊपर, जिस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये 2 इंडिविजुअल सामने आते हैं और किस तरीके से ये पॉलिटिकल थॉट अपने आप में क्रिएट होता है। ओके, उस टाइम के हिसाब से, और ये अभी तक भी इंडिया की बहुत सारी पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं फ़िलोसफिकल लेवल पर ये रेगुलेट करता है। अब उसके बाद क्या है? गांधीज़ कंट्रीब्यूशन टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट, थ्योरी ऑफ नॉन वायलेंस, गांधी साहब की थ्योरी, और ट्रूथ एंड सत्याग्रह। आई थिंक दीज बोथ थिंग्स आर सेम। ओके, गांधीज आइडियल नॉन वायलेंट सोसाइटी, जो कि वहाँ पे वो पंचायत की बात करते थे, किस तरीके से हम गाँव की पंचायत को रिवाइव करते हैं, और उनकी आइडियल नॉन वायलेंट सोसाइटी किस तरीके से होनी चाहिए। 1905 में उन्होंने अपनी फेमस बुक लिखी थी। और मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑन गांधी किस किस के? रस्किन, थोरियन, एंड यहाँ पे ये तोलोस 1 लिखा है, आई डोंट नो हु इज़ दिस, आप बेटर तरीके से जानते होंगे। अब इसके बाद ये कवर कर लेते हैं जनाब यूनिट 3, जवाहरलाल नेहरू पे फोकस है। इसमें सोशलिज्म एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, नेशनलिज्म, नेहरू के रेफरेंस से नॉन अलाइन मूवमेंट उनका रूल क्या था, इंटरनेशनलिज्म बिकॉज ही वाज अ काइंड ऑफ सोशलिस्ट पर्सन, और इस वजह से इंटरनेशनलिज्म, सोशलिज्म हमेशा इंटरनेशनलिज्म की बात करता है। नेहरू एंड गांधी, उनका आपस में क्या क्या चीज़ें मैच करती हैं, क्या क्या मैच नहीं करते हैं। यूनिट 4, MN रॉय, जो कि एक सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उन्होंने फाउंड की थी। जयप्रकाश नारायण, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। और इसमें हमने क्या फोकस करना है? MN रॉय साहब की जो रेडिकल ह्यूमनिज़म के ऊपर फोकस करना है और रिवोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है, सॉरी फॉर दैट। एंड जयप्रकाश नारायण साहब की सोशलिज्म के ऊपर बात करनी है, एंड आइडिया ऑफ टोटल रेवोल्यूशन की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो हमने इसको कवर करना है। एंड मौलाना आज़ाद साहब की जो पॉलिटिकल आइडियाज़, सिर्फ मौलाना आज़ाद साहब की पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, उनके ऊपर फोकस करना है। सुभाष चंद्र बोस, हिज अप्रोच टू फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। ओके, आई होप कि आपने ये जो वीडियो है आपने इसको एंजॉय किया होगा, और ये आपके लिए एज अ गाइडिंग टूल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड आई होप कि मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, कि अदरवाइज़ ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं ज़रूर आपके सामने लेके आऊँगा। एंड ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमने बैचलर्स और मास्टर्स में पढ़ी होती हैं, यही आई थिंक एग्ज़ाम्स में आएंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। मार्केट में बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, आप यूनिट वाइज इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप अपने पुराने नोट्स या जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम।